औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल के हमने लेक्चर में ये पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह हमने निकाली। आज हमने मैंने आपकी बुक में काफ़ी सारे जो है देखे हैं। इस वाली किताब के अंदर आपकी काफ़ी सारे जो है मैंने सवाल देखे। तो मैंने जहाँ तक फाइंड किया कि उसमें जो हमारे कल वाला टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था, उसमें एक ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सवाल को सॉल्व कर लेते तो आप वो वाला सवाल सारे सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं तो इसमें आपको ये वाला फार्मूला, अच्छा ये लिखा हुआ क्या है, a component force push a trolley if Zahid exert force 50 Newton and 30 degree horizontal, also find the x and y component, then find the total force with direction। तो इसमें एक ही सवाल में सब कुछ पूछ लिया। अच्छा, उसने कहा है कि अब आपके पास ने कहा है कि जाहिद एक्सर्ट की फोर्स 51 पर अजान के जवाब के बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीन आपके साथ क्लियर भी होगी। अच्छा, तो क्योंकि मुझे पता नहीं होता ना कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि। अच्छा, तो अब इसमें सिंपल जल्दी से करते हैं सवाल। तो इसके लिए आपको एक कैलकुलेटर की भी लाजमी ज़रूरत होगी साथ में, ताकि आपका सवाल गलत ना हो। एफ एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ पे उसने दिया हुआ है आपको सिंपल 50 न्यूटन। अब आपको एक और आप मुझे कहेंगे, अगर सवाल आपने गौर से पढ़ो तो आपको ये भी पता चलेगा कि यार इसमें तो वाई कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल के साथ लिंक किया होता है ना। जब भी हॉरिजॉन्टल आएगा तो एक्स याद आ जाएगा, नहीं एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, वर्टिकल तो उसमें है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो फिर वाई कहाँ से आएगा? तो उसने लिखा यहाँ पे, तो वाई भी उसने क्या दिखाया है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो हमने इसी एंगल के ऊपर यही समझना है। यानी क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये समझे, हॉरिजॉन्टल यानी लेटे वाले पे एक्स आ गया था और वर्टिकल पे मैं कहता हूँ वाई आ गया था। किस डिग्री पे? 30 डिग्री के थीटा पे, 30 डिग्री के ऊपर के 30 डिग्री कर लो उसको। ठीक है, किस थीटा पे? 30 डिग्री पे। अब 30 डिग्री के थीटा के ऊपर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसको इस तरह नहीं बन के 90 हो जाएगा ना, इधर 30 डिग्री के थीटा के ऊपर ये इस तरह से बन रहे हैं। तो आपने इसको भी 50 न्यूटन लिख देना है और इसको भी 50 न्यूटन लिख देना है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको इस पे पुट करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स किसके इक्वल है भाई? 50 न्यूटन। भाई डालो एफ, मैं लिखूंगा जी इधर 50 कॉस थीटा कितना 30, इसका आंसर आ जाएगा जी 43.3। एफ वाई कितना आता है? अगेन मैं करूंगा जी 50 साइन कितना, थीटा कितना 30, इसका आंसर आएगा जी 25। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। उसने कहा है मुझे कि ये दो, जब आपके पास इक्वेशन आ गई तो ये तो उसने पूछा था कि देखिए फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो मैंने इसे कह दिए, ये मेरा था एक्स कंपोनेंट, ये मेरा था वाई कंपोनेंट। तो एक्स और वाई फाइंड हो गया। उसने एक सवाल तो हमने हल कर दिया। ठीक है, अगला उसने कहा देन फाइंड द टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कितनी होगी? जब भी फोर्स का फॉर्मूला है तो मैग्नीट्यूड के साथ करते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे जी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो एफ एक्स ये था, एफ वाई ये था, तो अब हमने इसका स्क्वायर में डाल दिया। एफ एक्स का स्क्वायर यानी 43.3 का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, और इधर एफ वाई इसका 25 का होल स्क्वायर। क्या आता है? इसको कैलकुलेटर में डाल देंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के भी हो जाता है। ये 25 का स्क्वायर बीच में प्लस, और इधर आ जाएगा जी 43.2 का स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 49 न्यूटन। तो या 50 न्यूटन लिख दो इसको, 50 न्यूटन इसकी रिजल्टेंट आती है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, यानी टोटल फोर्स। आगे उसने कहा विद डायरेक्शन, तो इसमें हमें tan इनवर्स फाइंड करना है। tan इनवर्स इनटू, अब इसमें आपको एक मिनट मैं कैलकुलेटर चेंज करता हूं। अब बोर्ड असल में उल्टा लिखा था ना। अच्छा, तो अब आपने करना है कि ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऐसे लग गया। एफ वाई क्या थी इसमें आपके पास? एफ वाई क्या है? 25। एफ एक्स क्या है आपके पास? 43.3। अब डायरेक्शन निकालते हैं जी। सिंपल हमने लिखा है जी
tan इनवर्स किस तरह निकालते हैं, बच्चे पूछते हैं tan इनवर्स सब्जी किस तरह निकालते हैं, मैं बताता हूँ। आपने लिखना है शिफ्ट tan, ठीक है, tan इनवर्स आ गया 25 डिवाइडेड बाय 43.3, इसका आंसर आपके पास में आता है 30। तो कितने डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, तो इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, यानी हमें प्रूव कर दिया कि इसकी डायरेक्शन 30 डिग्री होगी। तो इस तरीके से ये अजीबोगरीब सवालात को आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो देखिए अब मैं आपसे आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन जो है वो बताने लगा हूं जो वेक्टर के हवाले से पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। पहला सवाल है व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए, हाउ वुड द वेक्टर बी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए। तो उसने पूछा है कि वेक्टर ए को आप नेगेटिव यानी सब्सट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं वेक्टर डी में से। तो हम बोलते हैं इस तरीके से अगर हम करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, a इंटू नेगेटिव बी, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम इसको माइनस करते हैं, वरना इसको डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक सवाल बहुत ज्यादा, ये वो सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उसमें बोर्ड, इसकी बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो मैं इधर करता जाऊंगा, आपको मैं दिखाता जाऊंगा, ठीक है। What is the angle between two vectors of the same magnitude if they combine to give resultant equal? अच्छा, उसने बोला है कि आपके पास दो वेक्टर है, इनके फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। इफ कंबाइन टू गिव इक्वल रेजिस्टेंट, तो अगर ये कंबाइन करेंगे तो कितना डिग्री एंगल, हमेशा याद रखें जो ऐसे वेक्टर जो आपस में क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। तो जब इसके ओरिएंटेटेड रिजल्टेंट की बात करेंगे तो वो हमेशा कितना है, 120 डिग्री एंगल आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट भूलना नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि कैन वी ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर, ये भी बहुत दफा सवाल में पूछा है। तो इसका आंसर है नो, वी डू नॉट ऐड द नल वेक्टर टू जीरो, बिकॉज जीरो जो है ना, जीरो जीरो ये वाला 1 2 3 जीरो जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर में ऐड इसको नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई जीरो कैन नॉट बी एडेड टू अ नल वेक्टर, ठीक है। ये भी गलत होगा, नल वेक्टर को जीरो में ऐड कर देना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, क्या मैग्नीट्यूड की कभी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? नहीं। इसका आंसर भी क्या होगा, नो, क्योंकि मैग्नीट्यूड को तो हम किस पे लिखते थे, a इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, तो इस पे तो हमेशा प्लस आता है। और दूसरी बात ये किस में है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नो, a हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। आगे है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट यू से अबाउट द टू वेक्टर्स। बोलते हैं अगर a प्लस बी है वो जीरो के इक्वल है, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे। तो हम बोलते हैं भाई अगर ये वाला b उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी। कहने का मतलब ये कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मगर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। या यूं भी कह सकते हैं हम कि ax जो है आपके पास और ay जो है वो इक्वल है bx माइनस by के, मगर या यहाँ पे माइनस में याद होगा, ये कॉमन है। तो ये वाला आपको याद रखना फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये जीरो के इक्वल है तो मतलब दोनों आपस में इस तरह है, तो उनकी डायरेक्शन चेंज रहेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आगे है टू वेक्टर हैव एन अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन कंपोनेंट्स बी इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर होगा नो। अगर तो दोनों वेक्टर का अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब एक का 5 है एक का 10 है, और वो बोल रहा है कैन कंपोनेंट बी इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड, जाहिर है भाई मैग्नीट्यूड इक्वल ही नहीं है इनका, ये आपस में मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है ना, 5 और 10 इक्वल थोड़ी होता है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकता। If the vector lies in xy plane, can one of its rectangular part is zero? अगर तो वो x और y प्लेन पे लाई करते हो, क्या इसका कोई पार्ट जीरो हो सकता है? हो सकता है, हाँ, एक शर्त है, बाकी नहीं हो सकता। वैसे तो नहीं हो सकता, मगर एक शर्त है, बट इफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज जीरो देन वेक्टर बी लाइंग ऑन एनी एक्सिस। अगर तो इसका जीरो आ रहा है तो इसका कोई भी एक्सिस हो सकता है, एनी एक्सिस। अब जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका कोई भी हमें आइडिया नहीं है। अगर ये जीरो पे लाई कर रहा है, या दूसरी एक और भी रीजन हो सकती है कि वेक्टर
या तो नल वेक्टर हो उसका, लेकिन नल वेक्टर को शो नहीं किया जाता, तो जीरो वेक्टर होगा वो, ठीक है। अच्छा आगे बहुत दफा आया सवाल, इफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर a1, अब वो बोल रहा है a1 और एंड a2 के जो कंपोनेंट है इसे अगर मैं रिवर्स कर दूं, हाउ इट एल्टर, ये किस तरह एल्टर करेगा, a1 क्रॉस इनटू a2 था, हाँ जी 2 था, तो इसके डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह ये एल्टर करेगा, ये बहुत दफा सवाल आया है एग्जाम में। तो इसको आपने ज़ाहिर है कि अब इसको मैं 0 के इक्वल करता हूँ a1, ठीक है, और इसको a1 मल्टीप्लाइड बाय a2, अब दोनों को मैंने ये इसने कहा है कि इसे मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज, जब डायरेक्शन चेंज कर दूंगा साइन कौन सा आएगा, माइनस, दोनों में क्या लगा दो माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाइड बाय a2, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ये यहां पे आ गया। तो ये अब कहने का मतलब हैंस द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर विल रिमेन अनचेंज, ठीक है, क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, इवन द कंपोनेंट आर रिवर्स, अगर तो बेशक हम इसके रिवर्स भी कर दें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, बस डायरेक्शन क्या आ रही है, चेंज, चेंज किधर आ रहा है, चेंज इन डायरेक्शन ओनली। नेक्स्ट सवाल करते हैं, फिर बाद में हम इसके न्यू सवाल करेंगे न्यू वीडियो में, ये लास्ट सवाल करते हैं इसका, वो ये है कि नेम 3 डिफरेंट कंडीशंस, 3 कंडीशन बतानी है आपने जो कि a1 को मल्टीप्लाई a2 इज इक्वल टू 0 कर दे, या यूं भी आ सकता है इसकी जगह कि a को मल्टी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 0 हो जाए, दो वेक्टर को 0 के इक्वल करना है। पहली कंडीशन में आपने मुंह उठा के लिखना है कि या तो a1 या a2 ये दोनों क्या है, नल वेक्टर है, या तो एक इनमें से क्या होगा, नल वेक्टर। दूसरी कंडीशन नजर तो शायद आपको आ रहा होगा, मैं ऊपर करके लिखता हूँ, एक नल वेक्टर होगा, दूसरा या तो a या a1 या a2, या तो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल का क्या मतलब होता है, आपस में बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है, या ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर पैरेलल है 180 डिग्री पे या 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी रीजन आपने जो लिखनी है, लेकिन वो हम इसमें लिखेंगे कि वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये जो मैं लिखा ना परपेंडिकुलर, ओ सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे था एंटी पैरेलल, हाँ जी एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, हाँ फिर आप इससे समझ जाना, ये 180 की बात करो मैं, ठीक है। अच्छा तो वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री में हुए तो फिर जो है वो cos की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो cos 0 मतलब cos 90 की तरह 0 आता है ना, तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिर cos 0 के इक्वल आ सकता है, और फिर इसका मतलब क्या होगा, ये a1 a2 क्या है, 0 है। तो ये 3 कंडीशन है जिसके जरिए हमें पता चलता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।